बायजूस जो कि एक टाइम पर इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था विद वर्थ $22.5 बिलियन, उसकी जो आज की वैल्यूएशन है इट इज़ $5.1 बिलियन, यानी 86% कम। अगर हम इसके स्टार्टिंग डेज की बात करें तो पेंडेमिक के अंदर जो बायजू है उसने काफ़ी ग्रो किया, क्योंकि उस टाइम पर सब चीज़ें ऑनलाइन जा रही थी, जो एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन चली गई थी, और तभी उसने अपना पीक देखा इन जुलाई 2022। लेकिन अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो करेंटली जो बायजूस है वो काफ़ी बुरे फेज से गुजर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑफ वायलेटिंग फीमा रेगुलेशंस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, और रिसेंटली बीसीसीआई ने उन पर एलिगेशन लगाया है फॉर डिफॉल्टिंग अ पेमेंट ऑफ 158 करोड़ रुपीस। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बायजू रविंद्रन जो कि फाउंडर हैं इस एडटेक कंपनी बायजू के, उन्हें अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का जो घर है उसे प्लेज करना पड़ा, उसे गिरवी रखना पड़ा, ताकि उसके अगेंस्ट में वो मनी रेज कर सकें और जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी दे सकें। अगर हम हाउसेस की बात करें तो जो बायजू हैं और उनकी फैमिली हैं वो 2 हाउसेस ओन करते हैं इन बेंगलुरु, और इन्हीं को प्लेज करने के अगेंस्ट में उन्हें $12 मिलियन जो हैं उन्होंने बोरो किए हैं, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सकें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो कंपनी है, ये जो उसका यूएस बेस्ड किड्स डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है, उसे बेचने वाली है फॉर अबाउट $400 मिलियन। और इसी क्रैश क्रंच की वजह से जो बायजूस है उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कहा है कि जो नोटिस पीरियड वो पहले देते थे बिफोर लिविंग अ जॉब विच वॉज ऑफ 15 to 60 डेज़, वो अब सिर्फ 15 to 30 डेज़ का हो गया है। यानी उनकी क्या सीनियरिटी है उस लेवल के हिसाब से उनका नोटिस पीरियड अब डिसाइड होगा, यानी जो नोटिस पीरियड है वो कम हो गया है। अगर कोई पर्सन लेवल 1 का है तो वो सिर्फ 15 डेज़ का नोटिस पीरियड देकर कंपनी से निकल सकता है। लेवल 1 में आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट। अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो लेवल 4 एंड अबव के केस में जो नोटिस पीरियड है वो अभी भी 30 डेज़ का है, जो कि पहले 60 डेज़ का हुआ करता था। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि बायजूस जो कि एक टाइम पर इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप हुआ करता था, आज वो इन हालात में पहुंच गया है। इसके क्या रीजंस हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो इन हालात में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायजूस एज अ कंपनी की कि ये कैसे स्टार्ट हुई। तो ये जो बायजू है ये एक एडटेक कंपनी है जिसे फाउंड किया है बायजू रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ ने इन 2011। इसके बाद 2015 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था अपना एक लर्निंग ऐप, और इसी के बाद विद इन 7 ईयर्स ये जो पूरी कंपनी है ये एक $multi-billion कंपनी बन गई। अगर हम बायजू के ऐप की बात करें तो इसे डेवलप किया है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि एक कंपनी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बायजू रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन 2011। अगर हम बायजू रविंद्रन की बात करें तो प्रोफेशनली एक इंजीनियर है और बच्चों को कोचिंग देते थे इन मैथमेटिक्स सिंस 2006। तो इनिशियल डेज में जो कंपनी थी वो फोकस कर रही थी ऑन ऑफरिंग ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर द K-12 सेगमेंट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अपनी इस सक्सेस के बाद अगस्त 2015 के अंदर ये जो फर्म है इसने लॉन्च किया बायजूस द लर्निंग ऐप। ये जो सक्सेस बायजू विटनेस कर रहा था इट सीम्स वेरी रोजी, लेकिन अगर हम इसके पीछे देखें, हार्डवर्क को देखें, तो इट वॉज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ अ टफ वर्क एनवायरनमेंट एंड अग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिसेस, जो कि इन्वॉल्व करती थी प्रोफाइलिंग, परस्यूइंग, प्रेशराइजिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स, ताकि जो पुअर लोग हैं उन्हें प्रेशराइज किया जा सके कि वो इन कोर्सेज को खरीद लें। और इस सब में बायजू को सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प किया था वो था पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे जो फिज़िकल चीज़ें थी वो बंद हो रही थी, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा था, जो लोग भी थे वो ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ जो है मुड़ रहे थे कि स्कूल तो बंद हैं, फिज़िकली जो ट्यूशन्स चलती थी वो बंद हैं, तो अब क्या करें। तो उस टाइम पर जो बायजूस है, जो कि एक एडटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन जो है बच्चों को पढ़ा रही थी, उसकी तरफ लोग जा रहे थे, और इसी वजह से बायजू को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे they were willing to bet everything they had on बायजूस। उनका कहना था that this company is worth $22 billion, और दूसरी तरफ जो बायजूस था वो कैपिटलाइज कर रहा था इस मनी को flowing into the coffers। और उन्होंने रफली $6 बिलियन यूज़ किए थे ताकि वो और बड़े बन जाएं, और ये वो कैसे कर रहे थे, बाय एक्वायरिंग अदर एडटेक्स एंड राइवल्स। लेकिन इस तरीके की जो सडन ग्रोथ होती है वो काफ़ी अडिक्टिव होती है। बायजूस यहीं नहीं रुके, क्योंकि जो बायजूस थे वो इक्विटी तो रेस कर ही रहे थे, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल ऑल्सो चूज द डेट रूट।
और इसीलिए नवंबर 2021 के अंदर बायजूस ने एक लोन लिया। अगर हम इस लोन की बात करें तो उस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक्स थे उनकी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थी और इसीलिए उस टाइम पर जो बायजूस है उन्हें लगा कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू जस्ट कैपिटलाइज ऑन दिस एंड बोरो मनी एट डर्ट चीप रेट्स। तो बायजूस ने क्या किया, वो कुछ लेंडर्स के पास गए और उन्होंने उनसे $1.2 बिलियन का टर्म लोन मांगा। अब ये टर्म लोन क्या होता है और ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बस यही बताऊंगी कि ये मिलने के बाद जो बायजूस था उन्हें सिर्फ एक पार्टी इंटरेस्ट देना था ऑफ 5.5% प्लस लिबोर। तो ये जो लिबोर है ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि यूज की जाती है टू प्राइस लोन्स। और उस टाइम पे जो लिबोर था इट वॉज जस्ट 0.20%। सो या इट वॉज अ डर्ट चीप लोन। और जो प्लान था बायजूस का वो काफ़ी सिंपल था। ये पैसे उठाओ, इन पैसे से जो बाकी की और कंपनीज हैं, जो एडटेक कंपनीज हैं, उन्हें एक्वायर करो और खुद ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बन जाओ। बट विद इन 2 years ऑफ टेकिंग दिस लोन, अब ये जो लोन है ये प्रॉब्लमेटिक बन गया है बायजूस के लिए। इट हैज़ बिकम एन एल्बेट्रॉस अराउंड बायजूस नेक। अगर हम बायजूस के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी तक बायजूस ने इन्वेस्ट किए हैं $2.8 बिलियन ऑन अ डजन एक्विजिशंस विच इंक्लूड्स व्हाइट हैट जूनियर, स्कॉलर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, टॉपर एंड ग्रेडअप। अगर हम बायजूस की फंडिंग की बात करें तो बायजूस को जो सीड फंडिंग थी वो उन्हें मिली थी फ्रॉम एरन कैपिटल इन 2013 एंड एज ऑफ 2019 जो बायजूस है इट हैज सिक्योर्ड नियरली $785 मिलियन इन फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जो कि इंक्लूड करता है सिक्वोया कैपिटल इंडिया, चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड इन्वेस्ट, IFC, नेपस्टर्स वेंचर्स एंड मेनी मोर। और ये जो बायजूस है ये एशिया का पहला ऐसा स्टार्टअप होगा जिसके अंदर चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव ने इन्वेस्टमेंट किया था। अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो इट इज को फाउंडेड बाय मेटा प्लेटफॉर्म्स को फाउंडर, चेयरमैन एंड CEO मार्क ज़करबर्ग एंड प्रिस्ला चैन। और अगर हम बायजूस की कंपनी फाइलिंग्स देखें विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो जो बायजू था इट बिकेम अ यूनिकॉर्न एंड वाज वैल्यूड एट 6,505 करोड़ एज ऑफ मार्च 2018। उसके बाद जून 2020 के अंदर जो बायजूस हैं उन्हें डेकाकॉर्न का स्टेटस मिल गया था विद एन इन्वेस्टमेंट बाय मैरी मेकर्स बॉन्ड कैपिटल। और मार्च 2022 के अंदर जो बायजूस हैं उन्होंने रेस किया $800 मिलियन, रीचिंग अ वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन। मगर इस मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप के लिए जो ईयर 2022 था वो बहुत ही अच्छा भी था और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी, क्योंकि 2022 के अंदर ही उन्हें मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप का टैग मिला था और इसी ईयर के अंदर वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेइंग ऑफ 4,000 एम्प्लॉयज़। और उसी के बाद जो बायजूस है उन्होंने मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। दो कंपनी का कहना है कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये एक्चुअली में एक सोशल पार्टनरशिप है। जो दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आई थी वो ये थी कि ये पाया गया था कि जो बायजूस हैं उनकी सेल्स प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं। जी हाँ, जो बायजूस है वो पेरेंट्स को फोर्स करता है, स्पेशली उन पेरेंट्स को जो कि पुअर बैकग्राउंड से हैं, कि वो उनके कोर्सेज को खरीदें। और इसके लिए वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप लोन लेके इस कोर्स को खरीद लीजिए। जब इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के बारे में पता चला तो दे गॉट अ होल्ड ऑफ दिस इशू और उसके जो चेयरपर्सन है प्रियंक कानून को उन्होंने समन किया बायजू के CEO बायजू रविंद्रन को। और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हैं वो यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि इसके बाद लाइमलाइट में आ गया ED। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है बायजूस को फॉर अलिज्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ये कहा जा रहा है कि जो बायजूस हैं उन्होंने फीमा के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें वायलेट किया है एंड ED हैज आल्सो फाउंड alleged forex violations amounting to 9,000 करोड़ रुपीस बाय दिस एडटेक कंपनी। और ED का कहना है कि बायजूस ने काफ़ी सारे जो फीमा के रेगुलेशंस हैं उन्हें वायलेट किया है, जैसे कि जो बायजूस हैं उन्होंने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने होते हैं फॉर इम्पोर्ट्स वो उन्होंने सबमिट नहीं किया है, क्योंकि फीमा के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टर्स होते हैं दे हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस। तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी तक बायजूस ने सबमिट नहीं किए हैं। सेकेंड एलिगेशन जो ED ने लगाया है वो ये है that Byju's have failed to repatriate the proceeds of exports made outside India within the stipulated time frame,
यानी जो कंपनी है, जो बायजूस है, वो अभी भी इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने अर्न किया था फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट वो इंडिया के अंदर नहीं लाए हैं। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अमाउंट है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी ईडी को नहीं बताया है। थर्ड चीज़ जो कही जा रही है वो ये है कि जो बायजू है वो डिले कर रहे हैं इन फाइलिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि उनकी कंपनी ने रिसीव किए हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है विच इज़ मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी इनटू अ डोमेस्टिक कंपनी, यानी बाहर की जो एंटिटीज़ हैं उन्होंने एक इंडियन कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उस रिगार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं। और फीमा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी है दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एफडीआई विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। फोर्थ एलिगेशन ये लगाया गया है कि जो बायजू है वो फेल हो गए हैं इन फाइलिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर रेमिटेंसेज मेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि जो फीमा रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती हैं दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। फिफ्थ इज की जो बायजूस है उन्होंने अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द एफडीआई रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो ये जो काम उन्होंने नहीं किया है इसकी वजह से वो फीमा के रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसे शेयर इशू करने पड़ते हैं टू दी फॉरेन इन्वेस्टर्स उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और यही रीजंस हैं कि क्यों जो ईडी है उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है ताकि वो बायजू को और उसके सीईओ को एक मौका दे सकें टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और एविडेंस प्रोवाइड कर सकें टू रिफ्यूट द एलिगेशंस जो कि ईडी ने उनके ऊपर लगाए हैं। और इसके बाद भी अगर ईडी को लगा कि जो बायजू है उन्होंने वायलेट किया है फीमा रेगुलेशंस को तो उस केस में जो कंपनी है उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी विच इंक्लूड्स फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। और इसी रिगार्ड में जो ईडी है उन्होंने सर्चेज और सीजर्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं 3 प्रीमाइसेस इन बेंगलुरु विच बिलोंग्स टू बायजूस, और वहाँ पे जाके ईडी ने सीज किए हैं काफ़ी सारे इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल डेटा। दो इस रिगार्ड में जब बायजूस से पूछा गया तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो क्वेरीज उन्होंने रिसीव की थी इन द नोटिस दे आर सोनली टेक्निकल इन नेचर। लेकिन बायजूस की ये जो सारी कंट्रोवर्सी है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी एक नई प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम आई है बीसीसीआई की वजह से। जी हाँ, बीसीसीआई ने बायजू के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया है फॉर डिफॉल्टिंग ऑन 158 करोड़ रुपीस। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो बायजूस है इट वाज द फॉर्मर स्पॉन्सर, उन्होंने एक लीगल एक्शन लिया है अगेंस्ट बायजूस ताकि वो सीक कर सकें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ओवर एन अलेज्ड डिफॉल्ट ऑफ 158 करोड़ रुपीस। तो अगर हम इस डील की बात करें तो ये जो डील है पूरी वो इनिशिएट हुई थी सितंबर 2019 के अंदर, जिसमें वो टेक ओवर कर रहा था कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सरशिप है जो कि ओप्पो के पास थी वो अब कहाँ जाने वाली थी, बायजूस के पास जाने वाली थी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसके लिए बायजू को पे करने थे 4.61 करोड़ रुपीस पर बायलेटरल मैच एंड 1.51 करोड़ रुपीस पर मैच इन एन आईसीसी इवेंट। और इसी लीगल एक्शन की वजह से बैंगलोर के अंदर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उन्होंने एक नोटिस इशू किया है टू बायजूस, जिसमें वो 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं बायजूस को फॉर अ रिस्पॉन्स। और इसलिए जो नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल की गई है इट इज़ फॉर 22 दिसंबर। लेकिन अगर हम बायजूस की बात करें तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारे बिजनेस चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनकैश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बैंक गारंटी ऑफ 140 करोड़ रुपीस लीडिंग टू द लीगल डिस्प्यूट। और दूसरी तरफ जो बीसीसीआई है दे हैव फाइल्ड द स्पॉन्सरशिप स्लॉट विद ड्रीम 11 इन जुलाई फॉर अ रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 358 करोड़ फॉर 150 मैचेस। तो ये तो थे बड़े बड़े इश्यूज, लेकिन इनके अलावा भी जो बायजूस है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे इश्यूज के अंदर फंसता रहता है, जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो बायजूस है उन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑफ यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। सो ये कुछ वायलेशंस हैं जो कि बायजूस ने किए हैं जिनके बारे में अभी हमें पता है। जो ईडी है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ये माना जा रहा है कि और भी बहुत सारे वायलेशंस जो हैं वो सामने आएंगे। सो लेट्स सी कि ये इन्वेस्टिगेशन कब ख़त्म होती है। अगर हम बीसीसीआई के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा कि बीसीसीआई ने जो लीगल एक्शन लिया है बायजूस के अगेंस्ट उसका क्या होगा। तो वी कैन से कि जो बायजूस है वो इस समय काफ़ी फंसा हुआ है और वो इससे कैसे बाहर निकलेगा वो देखना पड़ेगा। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.